अगस्त 1945 हिरोशिमा नागासाकी अटैक। जब जापान की दो सिटी हिरोशिमा और नागासाकी पर एटॉमिक बॉम्ब गिराए गए, उसके बाद पूरे वर्ल्ड की निगाहें जापान पर थी। इस अटैक में लाखों लोग तो मारे ही गए थे, इसके साथ ही जापान की इकोनॉमी भी पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी थी। सभी सोच रहे थे कि शायद अब जापान डेवलप्ड कंट्री में नहीं आ पाएगा, पर अगर हम बात करें प्रेजेंट टाइम की तो जापान वर्ल्ड की वन ऑफ द लार्जेस्ट और डेवलप्ड इकोनॉमी वाली कंट्री है। एक ऐसी कंट्री जो टेक्नोलॉजी, इन्वेंशंस और एजुकेशन में सबसे आगे रहती है। ऐसा क्या करते हैं जापानीज लोग कि वो बाकी वर्ल्ड से ज़्यादा इंटेलिजेंट और स्मार्ट होते हैं? आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे ऐसी जापानीज टेक्निक जो आपकी कंसंट्रेशन पावर को बेहतर बना देंगी। इन सिंपल जापानीज ट्रिक्स का यूज करके आप अपने सभी कामों को ज़्यादा एफिशिएंटली कर पाओगे। तो आइए बात करते हैं आज के इस टॉपिक की और शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। इचिग्यो ज़माई ये एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है किसी एक एक्टिविटी पर 100% कंसंट्रेशन के साथ काम करना। आपको पता होगा हम अपने पूरे दिन का 47% डे ड्रीमिंग में निकाल देते हैं। इचिग्यो ज़माई एक एंशिएंट थ्योरी है जिसको सिंप्लीफाई करके शुनिरियो सुजुकी ने प्रेजेंट किया ताकि इसको ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। जैसा कि इस वीडियो में हमने आपको बताया था, हमारा अटेंशन स्पैन सिर्फ 8 सेकंड रह गया है, यानी कि किसी एक टास्क पर हम मैक्सिमम 8 सेकंड तक ही ठीक तरह से कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं। उसके बाद हमारा दिमाग इधर उधर भटकने लग जाता है। ऐसे में कॉन्सेंट्रेशन पावर को बढ़ाना हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए। यहाँ हम कुछ ज़रूरी टिप्स शेयर कर रहे हैं आपके साथ, जिसमें पहली टिप है डोंट मल्टीटास्क। मल्टीटास्किंग यानी एक साथ एक से ज़्यादा काम करना। टाइम यूटिलाइज करना इज़ अ डिफरेंट थिंग, लेकिन मल्टीटास्किंग को आपकी प्रोडक्टिविटी का किलर माना जाता है। यह आपकी प्रोडक्टिविटी 40% तक कम कर सकता है। यही रीज़न है कि इस थ्योरी में पहली टिप है डू वन थिंग एट अ टाइम। कुछ कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, सिंपल सी बात है। अगर आप बुक पढ़ रहे हो तो सिर्फ बुक पढ़ो, लैपटॉप यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ लैपटॉप यूज़ करो, और अगर मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो सिर्फ मोबाइल ही यूज़ करो। सामने लैपटॉप रख के एक हाथ में फ़ोन और एक हाथ में बुक लेकर अगर आप बैठोगे तो तीनों में से एक भी काम ठीक तरह से नहीं कर पाओगे। जस्ट फोकस ऑन वन थिंग। एक्चुअली हमारी स्पॉइल्ड लाइफस्टाइल ने सिंपल चीज़ों को भी कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। आप सुकून से 5 मिनट भी नहीं बैठ सकते, माइंड में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। काफ़ी सारे लोग 2 एक्टिविटी एक साथ करने से इतने ज़्यादा ऑब्सेस्ड हो जाते हैं कि वो वॉशरूम में भी बिना फ़ोन के नहीं जा सकते। आपको मल्टीटास्किंग से दूर रहना है, एक बार में एक ही एक्टिविटी पर पूरा फोकस करना है। इसके बाद दूसरी टिप है डोंट शिफ्ट फोकस। होता क्या है, जब हम एक काम करना शुरू करते हैं वो भी पूरा नहीं हो पाता और हमारा ध्यान दूसरे काम पर शिफ्ट हो जाता है। बार बार फोकस शिफ्ट करना फोकस को फ्रीक्वेंटली ब्रेक करता है। किसी भी टॉपिक पर फोकस करने की 2 ही स्टेज होती हैं, या तो आप एक टॉपिक पर पूरा फोकस करते हो या फिर आप उस टॉपिक पर बिल्कुल फोकस नहीं करते। इसके बीच की कोई स्टेज नहीं होती। आपको अगर लगता भी होगा कि आप थोड़ा फोकस यहाँ रख रहे हो, थोड़ा फोकस दूसरे काम पे रख रहे हो, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता। 2-3 कामों पर एक साथ फोकस करना इज अ मिथ। टास्क स्विच करना कम कीजिए। आपको पूरा फोकस एक टाइम पर सिर्फ एक ही काम पर रखना है। इसके बाद तीसरी जापानीज टेक्निक है स्मॉल टास्क। यूजुअली हम क्या करते हैं, पूरे दिन के जो ज़रूरी और बड़े टास्क होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, छोटे टास्क को नेग्लेक्ट कर दिया जाता है। पर जापानीज ऐसा नहीं करते। वो हमें बताते हैं कि हम सारे छोटे टास्क को भी उतने ही ध्यान से करें जितना कि हम बड़े टास्क को करते हैं। छोटे टास्क को भी बराबर इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। जनरली हम सोचते हैं कि जल्दी जल्दी नहा लेते हैं या फिर जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, फिर पढ़ाई भी तो करनी है या फिर ऑफिस भी तो जाना है। लेकिन सुकून से ब्रेकफास्ट करना भी उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क है जितना कि आपका पढ़ाई करना। जापानीज ज़ेन मास्टर इसके पीछे का रीज़न बताते हैं कि जब छोटे टास्क को भी पूरे फोकस और कंसंट्रेशन के साथ करने की आदत डाली जाती है तो फोकस फ्लॉलेसली बना रहता है और भी ज़्यादा स्ट्रांग होता जाता है। जब आप छोटे टास्क पर अच्छी तरह से फोकस करने की आदत डालते हो तो आपके बड़े टास्क भी आपको आसान लगने लगते हैं। इसलिए अपने छोटे टास्क को हवा में नहीं लेना, उन्हें करने के लिए भी अपने पूरे एफर्ट्स का यूज़ करना है। इसके बाद चौथी टिप है स्ट्राइव फॉर क्वालिटी। एज अ स्टूडेंट जब आप एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट में ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं तो बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ना आपको वेस्ट ऑफ टाइम लगता है, राइट? लेकिन एक सब्जेक्ट के लिए दूसरे सब्जेक्ट को नेग्लेक्ट करना आपके रिजल्ट और आपके फ्यूचर दोनों के लिए ही बुरा होता है। इसीलिए जापानीज कहावत है
अगर आप अपने काम में अपना बेस्ट एफर्ट नहीं दे रहे तो आप अपनी एबिलिटीज को वेस्ट कर रहे हो। इवन इफ यू नो कि आपको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, स्टिल आपको उस पर भी अपने उतने ही एफर्ट्स डालने हैं जितने आप अपने फेवरेट सब्जेक्ट पर डालते हो। 5वीं टिप आती है स्टडी ब्रेक। क्या आपको पता है जापान और साउथ कोरिया में स्टूडेंट्स को क्लास में पूरी फ्रीडम मिलती है। वो रेस्ट कर सकते हैं, सो सकते हैं, नॉवेल्स पढ़ सकते हैं, गॉसिप कर सकते हैं और बिना परमिशन क्लास छोड़कर कभी भी बाहर जा सकते हैं। इट लुक्स लाइक कि ये तो डिसिप्लिन के अगेंस्ट है, पर ऐसा नहीं है। जब स्टूडेंट्स को पता होता है कि उसके पास पूरी फ्रीडम है, तब वो ऐसा कुछ भी एक्टिविटी करने से बचते हैं जिससे उनकी पढ़ाई डिस्टर्ब हो, अनटिल अनलेस उन्हें सच में नींद आ रही हो। कहने का मतलब ये है कि रूल्स और रेगुलेशंस जितने ज़्यादा होते हैं, स्टूडेंट्स के लिए उन्हें फॉलो ना करने का प्लेजर भी उतना ज़्यादा बढ़ जाता है। ऐसे में उन रूल्स को तोड़ना उन्हें अच्छा लगता है। आप अपने स्टडी ब्रेक का यूज़ किस तरह करते हैं? फ़ोन यूज़ करते होंगे, म्यूज़िक सुन लेते होंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना। स्टडी ब्रेक में अपने ब्रेन को पूरी तरह से आराम दीजिए। ऐसी कोई एक्टिविटी कीजिए जिससे आपके ब्रेन को रेस्ट मिल सके, क्योंकि पढ़ाई करने में हमारी काफ़ी सारी मेंटल एनर्जी जाती है। तो स्टडी ब्रेक को ब्रेक की तरह यूज़ करें। टिप नंबर 6, काइजन। काइजन एक जापानीज टर्म है जिसका मतलब होता है कॉन्टिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। काइजन टेक्निक में हम सीखते हैं कि कैसे छोटे छोटे इम्प्रूवमेंट भी बड़े डिफरेंस क्रिएट कर सकते हैं। इसका मोटो होता है फोकस ऑन प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। आपका भी अगर कोई बड़ा एम है तो उसे छोटे छोटे गोल्स में डिवाइड करके उसकी प्रोग्रेस को चेक करते रहिए। माइंडसेट को बदलिए और खुद को बताइए स्लो प्रोग्रेस इज ऑल्सो प्रोग्रेस। यहाँ कोई फिक्स रूल नहीं होता, अपने रूल्स खुद बनाए जाते हैं और उनको फॉलो करने की आदत डाली जाती है। ब्रेन को चैलेंजेस देते रहिए और फिर देखिए फाइनल आउटपुट कितना अमेजिंग होता है। इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं। आई होप आपको कुछ नया सीखने को ज़रूर मिला होगा। हम मिलेंगे आपसे एक नई वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।